10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और एक बहुत ही पावर पैक्ड लाइनअप है आज हमारे साथ। राजेश सतपथे और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हमारे साथ। एसपीएस सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह जुड़ेंगे और निर्मल बैंक से विकास सालुंखे भी अपनी टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। फंडामेंटल आउटलुक समझाने के लिए होंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा, और साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से लेंगे रॉकेट कॉल्स। चलिए, ये लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले ज़रा मार्केट पर एक बार रुक करते हैं। और मार्केट में इस समय अच्छा मोमेंटम, मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% की तेज़ी के साथ अब काम करता हुआ 400 पॉइंट ऊपर, और बहुत शानदार मूव्स कुछ स्टॉक्स में। फ्रेश मूव्स की बात कर लेते हैं क्योंकि पुराने स्टॉक्स पे ज़्यादा जाएंगे नहीं। फ्रेश ब्रेकआउट्स में फेडरल बैंक डे हाई पर, इन्फोसिस डे हाई पर, ग्रासिम डे हाई पर, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर, उसके अलावा क्रॉम्पटन कंज्यूमर डे हाई पर, आईओसी डे हाई पर, यूपीएल डे हाई पर। इन सब स्टॉक्स ने अच्छी मदद की मार्केट की इस समय, और एक अच्छे मूव्स इस समय यहाँ पर इन स्टॉक्स में। वीरो जैम अनुज, मिड कैप्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, इंडस्ट्रीज है डे हाई, निफ्टी 19,573 के स्तर पे। क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान हैं आज, फटाफट यहाँ पे कॉल्स का क्रम जो है पूरा कर लेते हैं। और याद रखिएगा, विष्णु प्रकाश आज एक जो लिस्टिंग भी है ये सेटल करीब करीब अपने इशू प्राइस से करीब 65% के प्रीमियम पे हुआ है। इशू प्राइस इसका 99 था, सब्सक्रिप्शन करीब करीब 88 टाइम्स था इसका, मुझे याद अच्छी तरीके से। खैर, अभी चलते हैं कॉल्स पे। विकास, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका बहुत संक्षेप में व्यू और आपका 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग गुरु जी। देखो, इंडेक्स पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस 19,600 के आसपास वापस एक रजिस्ट्रेशन बेस होगा, लेकिन एक दायरे में यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। हालांकि नीचे में जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है वो 19,470 के आसपास का, तो ये 100 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है मार्केट आज ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। 19,600 ब्रेक होता है तो ऊपर की रेंज ओपन होते देखने मिलेगी, जो 19,770 और 800 के आसपास की एक ऊपर की रेंज है, वापस उसी रेंज तक आ सकता है। लेकिन 19,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट यहाँ पे अच्छा है। कल भी मैंने इन्फोसिस मेंशन किया था क्लोजिंग बेल के इसमें, मुझे लगता है वो आज भी मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे अभी भी लगता है इन्फोसिस में बहुत अच्छा रनअप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, तो इन्फोसिस मेरा बाय कॉल रहेगा। 1520 1540 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है वो लेवल आ सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा वो 1440 के आसपास का रहेगा। तो पहला मेरा बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस 1530 1540 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा बायोकॉन। हमने देखा है कि लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में 260 के ऊपर वो क्लोज मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बायोकॉन एक अच्छा काउंटर है। यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 278 के आसपास के, तो 278 के टारगेट के लिए बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है 258 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हमने नोट डाउन किया है कि 258 और 256 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है, वो सपोर्ट जोन इसका स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के बायोकॉन यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए 278 के टारगेट। ओके, चलिए अब चलते हैं सुदीप के पास। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स। अनुज, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। जो इस सबसे मुझे लग रहा है कि एक बैंकिंग में एक चाल आई है, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पीएसयू बैंक एक कंसोलिडेशन फेज में थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे एक मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिख रहा है। तो पीएसयू बैंक में से मेरी एक पिक रहेगी जो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और स्टॉक ने पिछले 10-12 दिन का जो कंसोलिडेशन था जो डाउनवर्ड बायस के साथ, उसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से करंट मौजूदा भाव से बाई कर सकते हैं कैनरा बैंक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 330 एंड अ टारगेट ऑफ 350 355 ऑन द अपसाइड। मेरी दूसरी पिक है पिरामल एंटरप्राइजेस, पीईएल। पीईएल में हमने देखा एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में ही स्टॉक था, लेकिन स्टॉक पिछले कुछ 10-15 दिन से स्टॉक का एक कंसोलिडेशन में था 1050 और 1080-90 के बीच में, और अब स्टॉक ने फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेली वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे 1080 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं 1150 1160 के टारगेट के लिए। ओके, अब राजेश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से, और एक पुणे से हैं।
राजेश पालविया जी, आपकी 2 कॉल्स क्या रहेंगी? वीरेन जी, अभी जो स्टॉक पसंद आ रहा है हाई टिकट साइज है, लेकिन स्टॉक में हमें लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट मिला। इंडिया मार्ट पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक को देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है आज के सेशन में। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है ओपनिंग के बाद से। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 3300 से लेके 3320 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3200 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, अपोलो हॉस्पिटल। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल में ओपनिंग के बाद से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस था खत्म होते हुए दिखेगा। एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 5050 5060 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4910 के आसपास। ओके, चलिए सतपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज, देखिए 2 ट्रेड रहेंगे। उसमें से एक जो है, जो आपने कहा कि जो आईटी, देखिए आईटी में एक नजर रहेंगे हमारी टीसीएस पे, जहां पे कल हमने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप था। और मुझे लगता है टीसीएस का जो टारगेट हमने सेट किया वो करीबन 3500 से लेके 3520, ये इसका इनिशियल टारगेट होगा। तो हम टीसीएस को बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3420। और टीसीएस के बाद एक कॉल रहेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रा आप कह सकते हैं, कि कोटक बैंक। इट्स ए बाय फॉर मी। मेरे हिसाब से आर्ली चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है और ये मोमेंटम मैं प्ले करना चाहूंगा। रिस्क कम रहेगी तो डेफिनेटली बैंकिंग में कोटक रडार पे है। स्टॉप लॉस होगा 1770 का, और जो टारगेट मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा 1810। तो बाय इन कोटक एंड बाय इन टीसीएस। बाय इन कोटक, बाय इन टीसीएस, ये हो गई इस समय राजेश सतपुते की ट्रेड्स। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस से मार्केट के बिग पिक्चर समझते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा जुड़ गए हैं हमारे साथ। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मिड कैप्स को लेकर, ये जिस तरीके के मूव्स अब मिड कैप्स में आ रहे हैं स्मॉल कैप्स में, क्या थोड़ा कहीं डर लग रहा है आपको, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है इस मार्केट में? नमस्कार अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। देखिए, थोड़ा कॉशियस रहने की बात तो है ही, बिकॉज जिस तरह से जो मोमेंटम बन रहा है और जिस तरह से रैपिडली स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो हमेशा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में, वो एक अलग सेक्टर रोटेशन से आ रहे हैं। सो अगर हम 1 या 1.5 साल पहले देखें तो जो सेक्टर मूव कर रहे थे इंडेक्स को, उससे डिफरेंट सेक्टर्स अभी मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इकोनॉमी की जो चेंजिंग कॉम्पोजिशन है और जो ग्रोथ ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की बात है। ओके, तो इस समय मेरी जी फिर कौन सी पॉकेट्स में आपको अभी भी कॉन्फिडेंस लग रहा है, या फिर कंफर्ट अभी भी लग रहा है इन लेवल्स पर भी? बिल्कुल। सो जहां पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लिंक स्पेंडिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से मोमेंटम बन रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी वहां पे स्कोप है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अभी भी डिफेंस में गवर्नमेंट रोल आउट कर रही है इंडिजिनाइजेशन की, आत्मनिर्भरता की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, मेरे ख्याल से अभी भी काफी स्कोप हो सकता है। जो पुराने थोड़े पॉकेट्स थे, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, जहां पे हम बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, कंपनीज ने कैपेसिटीज में काफी इंक्रीज की है, लेकिन चाइना की प्रोडक्शन ऑनलाइन आने से कमोडिटीज प्राइसेस घटे थे, केमिकल्स के प्राइस घटे थे, तो स्टॉक प्राइसेस ने काफी करेक्ट किया है। बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी जो मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन लार्ज केमिकल कंपनीज हैं, वो काफी बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जा रही हैं। तो अगर हम बहुत सुपर नॉर्मल मार्जिन ना गिने जो हमने पिछले साल देखे थे, बट नॉर्मलाइज लॉन्ग टर्म मार्जिन देके भी देखें, तो वॉल्यूम ग्रोथ इटसेल्फ काफी अच्छा है ये लोगों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से जो पुरानी जो थीम थी, जो ऑटो एंसिलरीज की थी, केमिकल्स की थी, वहां पे अभी भी काफी वैल्यू दिख सकती है। प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो लोकल कंजम्पशन है वो अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, टेंटेटिव है, मॉनसून की अनसर्टेनिटी है और इलेक्शन बिल्डअप हो रही है। तो कैपिटल गुड्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो पॉकेट्स हैं, रेलवेज हैं, डिफेंस हैं, वहां पे मेरे ख्याल से अभी भी जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स है वो चलती रहेंगी। तो ये पॉकेट्स में अभी भी मेरे ख्याल से फंडामेंटल और वैल्यूएशन के मोमेंटम्स हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग पॉकेट का जिक्र किया यहाँ पे मिहिर जी ने, और रेलवेज, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ और
सर ये लार्ज कैप आईटी पे आपका कन्वेंशन क्या कह रहा है इस वक्त? क्योंकि निफ्टी आईटी ने टेक्निकली आई मीन प्राइस वाइज, जिस पे आप कमेंट नहीं करेंगे, एक अच्छा बिहेवियर है। इन्फोसिस लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर भी हुआ है। लार्ज कैप आईटी को आप इस वक्त अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में रख रहे हैं सर? क्योंकि मिड कैप आईटी तो बहुत अच्छा रहा भी है पिछले 6 महीने में। बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप आईटी में अभी भी मैं कहूंगा एक बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। वैसे प्राइस मोमेंटम है और उसका रीजन भी है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 3-4 महीने, पिछले 3-4 महीने में यूएस मार्केट्स ने परफॉर्म किया है और यूएस इकोनॉमी ने जिस तरह से रेजिलियंस दिखाई है, तो शायद जितना जितना डर था कि स्लो डाउन आएगा, उतना शायद स्लो डाउन ना आए। बट मेरा व्यू अभी भी ये है कि यूएस में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और जिस तरह से मॉर्गेज रेट्स वगैरह हाई लेवल पे चल रहे हैं, अभी भी एक स्लो डाउन आ सकता है। शायद रिसेशन का जो भय था वो नहीं है, लेकिन एक स्लो डाउन का डेफिनेटली केस बन रहा है। और मेरे ख्याल से जो यूएस में मूव आया है टेक स्टॉक्स में, वो बेसिकली कुल मिला के 5-6 स्टॉक्स में आया है जो एआई के थीम पे चले हैं लास्ट 6 महीने में। वो 6 स्टॉक्स को निकाल दें हम, तो यूएस आईटी ने भी इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है। जो ज्यादा अंडरवेट का व्यू था 6 महीने पहले, वो शायद नहीं है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ओवरवेट नहीं जाऊंगा ये सेक्टर में। भी आप ओवरवेट नहीं है आईटी में, लार्ज कैप आईटी स्पेशली आपने कमेंट्स दिए यहाँ पर। सर ये केमिकल में बाइंग बहुत अच्छी आ रही है और इतनी अच्छी है कि पूछे मतलब हमने कुछ सेलेक्टिव केमिकल्स में लास्ट 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा भी है। ये केमिकल में जो आया मूव है आपको सस्टेनेबल लगता है? क्या ये अगले 2 क्वार्टर्स में अर्निंग्स जो कि पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर में थोड़ी सी म्यूटेड थी, उसको एक रिवाइवल देगा? क्या चेस करना चाहिए केमिकल इस वक्त आपके मुताबिक मिहिर जी? देखिए केमिकल्स में जैसे मैंने कहा, जो थीम बन रहा है कि पिछले साल जो हमने केमिकल्स में एक बहुत ही ज्यादा यूफोरिया देखा था, बहुत ही ज्यादा तेजी हो गई थी, वो कमोडिटी प्राइस लेड थी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चाइनीज प्रोडक्शन जो वापस आई, उसकी वजह से कमोडिटीज और केमिकल्स के प्राइसेस करेक्ट हुए और उसके लिए हमारे उसके पीछे पीछे हमारे जो मिड कैप, लार्ज कैप, सारे जो केमिकल्स के स्टॉक थे काफी करेक्ट किए थे। तो अब हम ये थीम बना रहे हैं कि जो चाइना +1 और इंडिया में प्रोडक्शन मूव करने का जो एक ट्रेंड बन रहा है, वो अभी भी बरकरार है। और जिस तरह से नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी के लेके हम चले, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आ रही है हमारी कंपनीज में। सारी जो मिड कैप और काफी सारी तो नहीं कहेंगे, बट काफी सारी जो मिड कैप और लार्ज कैप केमिकल कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल में काफी कैपेसिटीज एडिशन की है और नेक्स्ट 2-3 साल में भी कैपेसिटी एडिशंस के अच्छे प्लान है। और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी सेल्स भी होगी, उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि काफी सारों ने अच्छी तरह से टाइप किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मलाइज मार्जिन लेके चले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन ना लेके चले जैसे हमने पिछले साल देखे थे, बट नॉर्मलाइज मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है, दैट वो ही काफी है ये कंपनीज को परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 30-60% करेक्ट हो चुके हैं काफी सारे केस में। तो एक नॉर्मल मार्जिन लेके चले, नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ लेके चले, तो वैल्यूएशन अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मिहिर जी, लार्ज कैप बैंकों में प्रॉब्लम क्या है? अच्छे नंबर के बावजूद स्टॉक चलने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से ये बेसिक सेक्टर रोटेशन चल रही है, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे ही अब लग रहा है कि आरबीआई का रवैया इतना कड़ा नहीं रहेगा, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी शायद इतनी हॉकिश नहीं रहेंगी, तो एनबीएफसीज ने परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि एनबीएफसीज टिपिकली होलसेल बोरोवर होते हैं। उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो आरबीआई और सेंट्रल बैंक के रेट से लिंक्ड होती है। बट अब जो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही थी, वो इस हद से नहीं बढ़ रही है, तो बैंक्स से थोड़ा शिफ्ट हम एनबीएफसीज में देख रहे हैं। नेक्स्ट लेग मेरे ख्याल से अभी सॉरी एक्सक्यूज मी नेक्स्ट लेग मेरे ख्याल से हमने ये भी देखा है कि जो कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स थे, वो भी काफी अंडर परफॉर्म किए थे, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमारी ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, वो सब ने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अंडर परफॉर्म किया था। बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया था, खास करके लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। तो मेरे ख्याल से जैसे मार्केट मिड और स्मॉल कैप में बढ़ रहा है और फंडिंग कॉस्ट का कंसर्न्स कम हो रहा है, तो ये सेकंड लेग ऑफ फाइनेंशियल्स चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंसर्न की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ सेक्टर रोटेशन। चलिए मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ
जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो सुशील केडिया तैयार होंगे हमारे लिए। अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज जानते हैं उनसे किन शेयरों में तगड़े एक्शन मिल सकते हैं आज। सुशील जी गुड मॉर्निंग। और डर लगता है कई बार मैं केडियानॉमिक्स के बजाय रॉकेटनॉमिक्स ना बोल दूं आपको किसी दिन, तो ये बात तो अच्छी बात है। हम हर बार शुरुआत रॉकेट शेयरों से करते हैं। पहले तो टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए इस समय आज आप टीचर्स डे पर क्या शानदार रॉकेट कॉल्स लेकर आए? देखो, टीचर्स डे का सबसे बड़ा महत्व मेरे लिए जो है, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है कि सबसे महत्वपूर्ण गुरु है वक्त। और वक्त जो कराए उसके साथ ही चलना पड़ेगा। सोचना वक्त से पहले है, करना वक्त पे है। तो जब तक मिल रहे हैं रॉकेट्स तो उनका मजा लेते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, जो करवा रहा है वक्त करवा रहा है। और कल को वक्त रॉकेट्स को डुबाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे। तो अब देखो अनुज, रॉकेट्स को ज्यादा पुश करने के बजाय जो पुराने रॉकेट्स में से अब दोबारा जो नई बड़ी चाल पैदा हो रही है, आप इस टीवी को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए खेल सकते हो। ये जो कल का लो था, कल के लो को आप स्टॉप लॉस बना के चलो और जब 20 के ऊपर आज ही ले लो और 20 के ऊपर जाए पोजीशन को डबल करो और इसकी सवारी 28 तक करो। तो ये भी 40-45% इमीडिएटली मिलता है। तो ये किसी रॉकेट से अब कम नहीं है। और जो पुराने रॉकेट से वो उड़ते जा रहे हैं, तो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, या वो कोपरान है या वो चेन्नई पेट्रोलियम है। तो जब रॉकेट अब सौर मंडल में है और हमारे वायुमंडल से बाहर है तो उसे डिस्टर्ब मत करो, सब चांद पे पहुंचेंगे। और अब जो है ना अनुज, बहुत सारे अच्छे लॉन्ग ट्रेड्स थके हुए F&O के स्टॉक्स में वापस आ गए हैं। बिल्कुल। वो फिल्म आई थी ना वक्त, सुशील जी, मेरे ख्याल से एक बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम पिक्चर। उसमें गाना था ना, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम और वक्त का हर शे पे राज। तो बिल्कुल वक्त कब और कैसे बदले कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा टीचर वक्त। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए कुछ 2-3 स्टॉक्स पर और बात करते हैं। मेरे ख्याल से BSE आपकी शायद अब तक की सबसे रिमार्केबल कॉल रही है। आपने पिछली बार भी मैंने पूछा तो आपने कहा था कि आप क्यों मेरा सौदा बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैं फिर पूछूंगा अब नेक्स्ट लेवल क्या है यहाँ वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बायबैक प्राइस भी बढ़ा दिया यहाँ पर। देखो अनुज, ऐसा है, भाग्य एक ऐसी चीज है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी भी अति तक जा सकता है। तो चल रहा है भाग्य, तो उसको चलते रहने दो। नया तो यहाँ एंट्री कर नहीं सकते, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और सारे ही सूचक ऐसे हैं कि एक बार ये स्टॉक यहाँ विश्राम करेगा। पर वो विश्राम अगर ये करता है तो सिर्फ उस विश्राम की वजह से कोई हड़बड़ा के, वो विश्राम तो इसने कई बार किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और अभी दोबारा करेगा, ठीक है। तो ये विश्राम अगर ये करेगा, सॉरी ये मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, मैं भी आवरली पे था। तो ये इतना सीवियरली ओवरबॉट जो स्टॉक है, ये थोड़ा बहुत अगर माइल्ड करेक्शन देता भी है तो गुड इनफ रीजन नहीं है टेक्निकली इसको यहाँ से टेक प्रॉफिट करने का। जब आपकी चल पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वक्त कर रहा है। तो 450 में 1200 भी बहुत बड़ी हिमाकत थी और हमने बीच में हिंट भी आपको दिया था कि 1200 आने पर हम 2100 का भी कॉल निकालेंगे। 2100 का कॉल का मतलब ये नहीं कि मुझे भविष्य पता है, वो जो करेगा वक्त करेगा। पर 2100 की अब संभावना बनने लगी, 2100 का 2500 तक की भी। तो मैं इसमें 100-150 रुपए के मुनाफे को वापस चला जाए उतनी बर्दाश्त रख करके वक्त को ये वक्त दूंगा कि वो मेरा वक्त बदल दे BSE में। 2500 तक की चाल आ सकती है और उसके लिए मैं 100 रुपए का नुकसान मुनाफे में से झेलने को तैयार हूं। प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है, 2500 की संभावना बनती है और उसको खेलने के लिए 100-150 रुपए की बर्दाश्त रखनी है। ओके, चलिए BSE कंटिन्यू टू होल्ड सुशील जी के मुताबिक, और ईश्वर करे आपके इस स्टॉक को, आपके इस मोमेंटम को नजर ना लगे। अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी कि F&O के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो हैं वो अब एक बाय मोड में आ चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल्स वहां जनरेट हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बन रहा है सुशील जी लॉन्ग साइड पे? देखिए, BPCL, HPCL, IOC, इन सब में शॉर्ट टर्म लिवरेज ट्रेड्स भी आप कर सकते हो और डिलीवरी का सौदा करोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। बहुत बड़ी तेजी इनमें बन सकती है और इसमें 2 विरोधाभास आपको साथ मिलेंगे। मैं एक आपको बहुत डायनामिक चार्ट साथ में पहले दिखाना चाहता हूं क्रूड ऑयल की। मेरे अनुसार, मेरी चार्ट रीडिंग के अनुसार क्रूड ऑयल में एक बेतहाशा तेजी का दौर शुरू हो चुका है और ये पहला चरण जो न्यूनतम स्तर 5500 से यहां तक आया, जिसको हमने किसी भी नोटिस नहीं किया, अब इसमें एक छोटा करेक्शन शुरू हो रहा है। महज एक करेक्शन
10% तक की ये डिप आ सकती है। एमसीएक्स क्रूड का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 6400 के आसपास। और फिलहाल जब तक चार्ट बदलती नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब क्रूड ऑयल की एमसीएक्स टर्म्स प्राइसेस में रेंज 6500 से लेके 11,000 तक है। तो देखिए, बीपीसीएल एचपीसीएल के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं जब क्रूड का प्राइस घटता है, और ये जब क्रूड का प्राइस इतना बढ़ गया, सारे नीचे आ गए। अब यहां से क्रूड में जो करेक्शन आएगा 10% का, ये बीपी एचपी 20-25% फटाफट बढ़ जाएंगे। पर उसके आगे भी बहुत बड़ी तेजी उन चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म में लग रही है। तो ये पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स हैं। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऐसा चेंज आएगा कि जो रेगुलर थिंकिंग लोगों की है, क्रूड बढ़ेगा तो बीपीसीएल घट जाएगा, हो सकता है नहीं घटे, और भी कोई ऐसा चेंज आ सकता है। तो एक जो क्रूड की इतनी बड़ी तेजी सामने मेरे को दिखती है अगले 8 से 10 महीने में, अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। कि यूक्रेन का थिएटर फैलेगा, ये सिमटेगा नहीं, और शायद तब जाके फंडामेंटल जस्टिफिकेशन मिलेगा क्रूड की चार्ट का। शुरू में तो कल्पना ही करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन बाद में आएगा। तो क्रूड के इतने बड़े मूव पर बहुत सारे केमिकल्स के भी स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि इस क्रूड की तेजी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप को। यूरोप इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएगा, एंड बाय डिफॉल्ट इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल के लिए हम एफएनओ पे लौटते हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो एफएनओ में नहीं है, वो ब्लास्ट करते ही जा रहा है। मैं आता हूं रिलायंस के स्टॉक पे। ये देखिए रिलायंस की चार्ट को, इसमें कोई अनहोनी तेजी बन जाए तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। रिलायंस में देखिए बाई का ट्रिगर आपसे बात करते करते आ गया। ये आवरली चार्ट पे आप देखो, ये ब्लू लाइन टूट गई है। तो रिलायंस को अब यहां से जो भी 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जिसकी जैसी पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस लेके एक तेजी का जो ट्रेड बनता है कि इमीडिएट गोल है आप रिलायंस को 2540 तक की तेजी के लिए खेलें। और ये 2540 को जहां क्रॉस कर गया, चाहे इसी राउंड में या अगर कोई ब्रॉड मार्केट करेक्शन आया और रिलायंस ने वापस एक आखिरी मौका 2400 का दिया तो दिया, वो नहीं आया और सीधा 2540 को क्रॉस कर गया, तो मुझे रिलायंस का भाव 2750 और इवेंचुअली 2950 होता लगता है। तो 2400 दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा, 2950 तक के रिलायंस की चाल बनती है अगले 3 महीने में। तो ये हो गया रिलायंस। अब आपके हिंदुस्तान लीवर की शॉर्ट टर्म चार्ट में डबल बॉटम बन चुका है, 2950 की तेजी हमें वहां भी लगती है। आपके ब्रिटानिया और नेस्ले भी एक बार न्यू हाई पे जाएंगे, ऐसी चार्ट लगती है। टाटा कंज्यूमर का ब्लास्ट कंटिन्यूड है, वो चलता जाएगा। और अब आप देखिए आपके जी टेलीफिल्म में जिस तरह की बड़ी चाल बनना शुरू हुए, आज बड़ा ब्रेकआउट वापस आ गया 12-15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। ये जी की चार्ट को आप देखो आवरली पे, ये ब्लू लाइन के ऊपर जो बड़ा ब्रेकआउट आ गया है, तो हम इसको एक बार 320-30 तक की चाल के लिए खेलेंगे। फिर देखते हैं वापस करेक्शन में 250, 60, 70 आता है कि नहीं। पर निवेशकों के लिए, क्योंकि आगे चल के स्टॉक को डीलिस्ट होना है और मर्ज्ड एंटिटी सोनी जी का दोबारा से रीलिस्टिंग आएगा, कोई डिलीवरी का व्यापार यहाँ करे, तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि 550 और हो सकता है लास्ट में 600 रुपए भी आपको दिसंबर तक उस मर्ज्ड एंटिटी की दोबारा रीलिस्टिंग में मिल जाए। तो जी टेलीफिल्म में ट्रेडिंग पे 50-60 रुपए इमीडिएटली, और डिलीवरी लेके कोई बैठे तो यहाँ से भी स्टॉक डबल हो सकता है। तो अब आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स, रिफाइनरी, रिलायंस और जी टेलीफिल्म्स, ये काफी है। इससे ज्यादा पोजीशन कैसे कोई ले पाएगा, 7-8 स्टॉक्स की पोजीशन बहुत होती है। तो ए ग्रुप के अंदर ये सिलेक्टिव स्टॉक्स में बड़ी तेजी है। चोलामंडलम में जो तेजी चल रही है वो चली रही है। बैंक्स के अंदर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट के ऊपर थोड़ा सा असमंजस का पैटर्न है। ये जो अचानक से चेयरमैन के रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट आने पर, ये 2-3 दिन में जब डाइजेस्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है बस एक बैंक है जो कोटक महिंद्रा, जिसके अंदर में एक 400-500 रुपए तक की ऊपर की चाल आनी चाहिए। बैंक निफ्टी शायद अपने पुराने हाई को क्रॉस ना कर पाए, और निफ्टी पे कोई, इसको आप टारगेट शब्द ही गलत है, मेंटली हम ओपन है कि निफ्टी 20,200 तक भी चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी सुशील जी के जो रिसेंट कमेंट्स थे उसमें रिलायंस पे बाय कॉल था, इसलिए मेरे को एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर देना जरूरी है। यहाँ पर इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया इस बाय ट्वीट के पीछे एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखिएगा। सुशील जी, हमारी बात कई बार जुबिन फूड्स को लेकर हुई है। इस दौर में पहले जोमेटो काफ़ी अच्छा चला, आज आप देवयानी को देखिए क्या सुपर स्विंग दे रहा है। काउंटर लगभग 213 पे डे हाई पर, मल्टी मंथ हाई पर है। जुबिलेंट्स पे आपका व्यू क्या है? एक मिड अगस्त में मेरे ख्याल से स्विंग बहुत स्ट्रांग था, 510 के ऊपर नहीं निकल पाया, बट आई थिंक ये थर्ड अटेम्प्ट है। आपने पहले भी एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू शेयर किया है इस मंच पे,
अभी क्या व्यू बन रहा है आपका जुबिलेंट? कंस्ट्रक्टिव नहीं, अग्रेसिवली इब्यूलियंट सुपर बुलिश व्यू है जो मेंटेन्ड है। पर ये रोज रोज के 2% की ट्रेडिंग वालों का तो देखिए भगवान मालिक है। पर जिसके पास रीजनेबल साइज में एफ&ओ में पोजीशन को खड़ा करके कोई स्पेकुलेट करे या डिलीवरी ले ले, तो अभी भी ये चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं है और हम इसको अगले 2 से 3 महीने में 650 तक जाते हुए देख रहे हैं। और इसी के पीछे पीछे देवयानी इंटरनेशनल के भी चार्ट में अच्छा मोमेंटम है, पर प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहां से भी 27 से 30% बढ़ता हुआ लगता है। अभी तो बेस्ट ऑफ द मूव को डेवलप होना बाकी है। ओके, बेस्ट ऑफ द मूव्स को होना बाकी है। मिड कैप आईटी में कोई चार्ट अच्छा लग रहा है आपको सुशील? मिड कैप आईटी में देखिए अब जो है ना एंट्री पॉइंट्स नहीं है, जो अब हम बिरला सॉफ्ट लेके बैठे हुए हैं, तो अब इसमें यहाँ से कोई नई एंट्री नहीं कर सकते, उसको हमें लेके बैठे रहना पड़ेगा। हम ई क्लर्क्स लेके बैठे हुए हैं। अब ये देखिए बीएससी की तरह ये भी सीधी लाइन में खड़ा हो गया। अब कोई पुल बैक में अगर इसको नीचे वापस मिलता है तो आपके बाकी के निवेशकों को इन स्टॉक्स को देखना चाहिए। मुझे बिरला सॉफ्ट हमने जो कॉल इनिशिएट किया था 250 पे कि हम 650 तक इसको छुएंगे भी नहीं, तो हम सीधे एक लकीर में चलते जा रहे हैं। कोई भी पुल बैक आएगा तो लीजिएगा। अब थोड़ा सा मिड कैप आईटी में लेट हो चुका है। कोई पुल बैक मिल गया, कोई मारामारी आ गई बाजार में, तो उस वक्त उनको दबोचा जाए। इस वक्त चढ़ के लेने लायक नहीं लग रहे। ओके, कोई शॉर्ट कॉल इस समय सुशील, या अभी शॉर्ट को अवॉइड करेंगे? देखिए शॉर्ट कॉल जो है ना अनुज, ये आते हैं बीच बीच में कि डीएलएफ बेच दो, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा बेच दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। ये जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में जो बुढ़ापा नजर आ रहा है उनकी चार्ट्स में, मुझे थोड़े खुले शब्दों में कहने दीजिए, तो ये बाजार के अंदर ऐसी जवानी फैली है जवान स्टॉक्स में, बी ग्रुप के स्टॉक्स में, कि ये बुढ़े भी बीच बीच में उछल के नया हाई बना देते हैं। तो लॉन्ग रन में ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स हैं, मारुति हो, डीएलएफ हो, ये चार्ट्स बुढ़ी हो चुकी है, पर ये बुढ़ी चार्ट्स भी ना अचानक से उछल के एक नया हाई बना देती है। तो इस वक्त शॉर्ट सेलिंग का व्यापार बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को करना चाहिए, जो एक्सट्रीमली निम्बल फुटेड है। 10-12% की शॉर्ट की निकल गए, फिर वापस छोड़ दो। ये आराम से काम करने वालों के लायक अभी बाजार नहीं कि जहां आप शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे। बहुत गहरी जवानी चाहिए बाजार में, जिसमें ये बुढ़ी चार्ट्स भी अचानक से उछल के मुंह पे आ जाती है। तो शॉर्ट सबको नहीं करना चाहिए। सुशील बहुत बहुत सिलेक्टिवली करना है और छोटा सा पैसा लेके निकल जाओ। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। चलिए फिर इस नोट पर इस शो को यहीं विराम देते हैं और नीरज जी आ गए स्टूडियो में। वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। और मार्केट है डेज हाई, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स में फिर एक शानदार तेजी और 1% का शानदार मोमेंटम। मिड कैप मार्केट में एडवांस क्लाइन भी काफ़ी मजबूत। नीरज जी